अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ईद अच्छी गुजर रही होगी सबकी। सुना है ईद पे कसाईयों की जो प्राइसेस थी वो बड़ी हाई हुई हुई थी। जिस तरह कुर्बानी का गोश्त महंगा होया हुआ था, उस तरह कसाईयों की जो है वो दिहाड़ियाँ कही जाएँ अच्छी खासी उन्होंने जो है वो बढ़ाई हुई थी। 9-9 10 10 हज़ार रुपये मैंने सुना है मांग रहे हैं। एनीवे, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे चाइना की हिस्ट्री के मतलब, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त जो हैं वो नहीं जानते होंगे कि चाइना की जो कोर हिस्ट्री है। चाइना के मतलब आप सुनते तो बहुत है न्यूज़ में भी, और चाइना ने ये किया वो किया, लेकिन आप चाइना की कोर हिस्ट्री जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप ये नहीं समझेंगे कि चाइना ने इतनी प्रोग्रेस क्यों की। तो चाइना बेसिकली, चाइना जैसे अब हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, इस तरह चाइना में भी 3 से 5 कौमें थीं। मुराद के कास्ट आप कह लें कि नस्लें थीं। जैसे हमारे यहाँ होती हैं पठान, पंजाबी, सिंधी, इस तरह इनकी जो है वो हान और मियाओ, और इस तरह करके 3 और इनकी जो है वो कास्ट थी। तो चाइना आज से 100 साल पहले बहुत गरीब था, क्योंकि चाइना के ऊपर जो है वो हुक्मरानी रही है पहले बादशाहों की। चाइनीज़ डायनेस्टीज़ जो हैं वो इन पे रही हैं। तो वो इनके जो हुक्मरान थे वो बहुत ज़ालिम थे, जैसे कि हमारे अभी पाकिस्तान के हैं। तो खैर, ये तो मजाक में मैंने आपको बोला, लेकिन जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, ये भी एक मुहावरा है। लेकिन खैर, तो इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पीरियलिज़म जो है किंग्स का रहा है पहले, जिसकी वजह से इनके किंग्स जैसे होते हैं याश होते हैं, ना कोई प्रोग्रेस की ना कोई तरक्की की। और फिर इन पे जो है वो बहुत सारी इन्हीं के जो ट्राइब थे उन्होंने हुक्मरानी की है। उसके अलावा इनका ये रहा है कि चाइना जो आज चाइना लोग देखते हैं, मोस्टली आप में से लोगों ने नहीं देखा होगा, कुछ ने, मेजॉरिटी ने मेरे ख्याल से शायद चाइना की पिक्चर्स वगैरह आपने इंटरनेट पर ज़रूर देखी होंगी। आज से अगर 80 ईयर्स पहले आप उसी जगह देखें तो वहाँ पे कोई छोटी सी फिशरी होगी या कोई छोटा सा पोर्ट होगा। तो इनकी प्रोग्रेस स्टार्ट हुई। हिस्ट्री तो खैर इनकी 5,000 साल पुरानी है, काफ़ी पुरानी है। आप किसी भी चाइनीज से मिलो तो वो बोलते हैं हमारी 5,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। तो अमूमन मुझसे कोई बात करे, वो दरअसल ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि हम सोसाइटी, हमारी हमारी कौम ज़्यादा जो है वो होती है ना, मतलब एक तो हमारी कंट्री वैसे लो है। अगर किसी, आप बहुत कम चाइनीज़ ऐसे होते हैं जो आपको मिलते हैं जो सुपीरियरिस्टिक अपने आप को समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं। औरतें जो हैं वो इस तरह की हैं, लेकिन इनके मर्द नहीं हैं। खैर, चाइनीज़ की हॉस्पिटैलिटी पे भी आते हैं। खैर, पहले मैं इससे आपसे स्टार्ट करता हूँ कि ये जो चाइना आज आप देख रहे हैं ये बनाया है इनके लीडर माओ ने, जिसकी तस्वीर हम आज के RMB यॉन, जिसे हम कहते हैं चाइनीज़ में इनकी करेंसी को, उस पे देखते हैं। बेसिकली सारी जो रेवोल्यूशन जो है ये भी किसी दौर में बहुत ज़्यादा दकियानूसी, इनकी औरतें भी और हमारे, मतलब जैसे हमारे यहाँ होता है कि बहुत ज़्यादा, हम तो इस्लामिक है ना, हम तो इस्लाम को फॉलो करते हैं, इसलिए हम पर्दा वगैरह बहुत करते हैं। ये किसी दौर में बिल्कुल जैसे मुसलमान होते थे उस तरह के इनके लिबास, लंबे कपड़े ढके हुए आदमियों के। इवन के आदमियों में तो ट्रेंड होता था कि बाल ये गंजा रखते थे और छोटी सी गुत रखते थे। आप मूवीज़ देखते होंगे तो उसमें अमूमन ये दिखाया जाता है, ये इनके पुराने कल्चर पे था। तो इन्होंने जो है रेवोल्यूशन जो है चाइनीज़ की आई है वो इनकी आई है 1940s के बाद, जब इनका माओ ज़ेडुंग जो है इनका प्रेसिडेंट आया है, और उसने आके जनाब आली चाइना को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, खैर मेन रेवोल्यूशन तो इनकी 80s में आई है, 70 60 70 80s के अंदर। लेकिन इनकी जो मेन जो रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुई थी वो इनकी 40 से हुई थी। जो इनका माओ ज़ेडुंग था बेसिकली वो एक ऐसा डिक्टेटर लोग उसे कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो डिक्टेटर नहीं था। उसने एक विज़न देखा था, जैसे कि सिंगापुर का लीडर है, उसने भी एक विज़न देखा था और उसने सिंगापुर को ख़ुद मुख्तार बनाया। जबकि सिंगापुर के पास आज से, आप अगर पिछले टाइम में देखें तो कुछ भी नहीं था। सिंगापुर बिल्कुल ऐसे था जैसे कभी एग्जिस्ट भी नहीं करता था, और आज सिंगापुर दुनिया की टॉप 4 कंट्रीज़ में से जो है वो आता है। तो चाइना का भी सेम यही था कि ये बहुत ज़्यादा गरीब थे, इतने गरीब थे 50s के अंदर, 1950s में तो ये इतने गरीब थे कि मैं एक प्रोविंस में रहा हूँ, अनखुई, उधर के लोग बताते हैं कि हमने कैद साली देखी है। दरअसल चाइना ने जो क्या किया था, इन्होंने, इनकी जब ये रेवोल्यूशन आई थी, जब माओ ज़ेडुंग इनका आया था, तो इन्होंने चिड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म कर दी थी, क्योंकि चिड़ियाँ जो हैं इनकी फसलें ख़राब करती थी। तो इन्होंने उसको जो है वो चिड़ियों को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जो पता है, जो भी स्पैरोज़ होते हैं और मुख्तलिफ जो परिंदे होते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं। तो उसके बाद इनकी कैद साली आई टिड्डियों की, जिसकी वजह से इनकी सारी फसलें तबाह हो गई, बहुत कुछ, मतलब इनका इतना बुरा हाल था
कि लोगों का आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको दरख्तों को ये चक मारते हुए भी मिलेंगे, जिसमें ये बाइट कर रहे हैं कि दरख्त की लकड़ी खा रहे हैं। एक ऐसी भी मैंने पिक्चर देखी है जो रियल है, आपको इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी अगर आप गूगल पे सर्च करें। तो उसके अंदर इनके इतने बुरे हालात थे और इन्होंने कैद साली के अंदर अपने मरे हुए लोगों को खाया ज़िंदा रहने के लिए। तो इसीलिए चाइना में चाइनीज़ के मुतालिक अमूमन लोग मजाक में बोलते हैं कि कुर्सी टेबल को छोड़ के, कुर्सी को छोड़ के ये जो है वो सारी चीज़ें खा, चार टांगों वाली हर चीज़ खा जाते हैं टेबल को छोड़ के। तो मतलब ये एक मुहावरा वैसे बनाया हुआ है लोगों ने, क्योंकि ये हर चीज़ इसलिए खाते हैं कि इन्होंने भूख देखी हुई है। ये हमारी तरह की नेशन नहीं रहे हैं, जैसे कि हम लोग माइग्रेटेड हैं या जो आबाई पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो जद्दी पुश्ती मतलब उनकी अपनी ज़मीनें थी, कभी कैद साली या भूखमरी नहीं उन्होंने देखी। मेरे ख्याल से हमारी इंडिया की हिस्ट्री में शायद भूखमरी में भी कुछ इलाकों में कैद साली आई हो कभी ना कभी, लेकिन मुझे नहीं लगता चूँकि लार्ज पैमाने पे हुई हो जैसे चाइना में, वैसे कभी नहीं हुई होगी। तो ये लोग बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इनकी नेचर जो है बहुत खाने की है वैसे भी। अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं। अब तो ये, जब कभी इनके पास खाने को नहीं था, अब तो ये वो तरह के खाने खाते हैं, ब्लू फिन टूना और क्रैब्स और मुख्तलिफ़ तरह के ऑयस्टर, और एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव खाना आप उठाएं, आपको 5-5 हज़ार रुपये का जो है वो प्लेटर मिलेगा। तो इतने मतलब एक्सपेंसिव अब ये खाते हैं। ज़ाहिर बात है अब उन्होंने पैसा देख लिया। फिर दूसरी बात है कि चाइनीज़ हार्ड वर्किंग बहुत रहे हैं। खैर, माओ ज़ेडुंग रेवोल्यूशन लेके आया, इसी तरह इनके इनके चाइना के अंदर भी करप्ट पॉलिटिशियन थे, उसने सबको जो है रेड आर्मी बनाई, उसके थ्रू उन्हें इन सबको ख़त्म किया। ख़त्म करके उसने एक सीसीपी करके जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, और उस वो पार्टी जो है मुल्क के सारे मतलब हालात और मामलात देखती है। और माओ ज़ेडुंग ने एक विज़न देखा था इंडस्ट्रियल चाइना का, और वो उसने पूरा कर दिया। चाइना जो है वो आज 90% वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब क्योंकि स्लो हो चुकी तो अब 70% पे आ चुके हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने बैकवर्ड अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो यहाँ से निकाली हैं। तो खैर, चाइना को जो है वो मेन जो उठाने वाला था वो माओ ज़ेडुंग था, एक लीडर था, उसका विजन था, उसने देखा। फिर उसने अपना मतलब काफिला एक बनाया, आप कह लें, उसने एक लीडरशिप थी, उसने फैन फॉलोअर्स बनाए, लोग जमा हुए, लोगों को प्यार था अपने मुल्क से। ये लोग अपनी कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, नो डाउट। इन लोगों में ये बात नहीं है कि ये हमारी तरह के नहीं है कि भाई तू आया तो तू खा गया, मैं आया तो मैं खा गया। इनके यहाँ करप्शन इनके यहाँ भी होती है, लेकिन इनके यहाँ जो करप्शन करता है वो कहीं से बचता नहीं है। ये उसको दुनिया के सातवें कोने से भी ढूंढ के ले आते हैं, क्योंकि चाइनीज़ इतने डेवलप्ड हो चुके हैं और इनके पास इतनी पावर अब आ चुकी है कि इन्होंने बिजनेसेस दूसरी कंट्रीज़ में स्टार्ट किए हुए हैं। इनकी गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ में बिजनेस करती है अपनी कंट्री को चलाने के लिए। इतना इनका विजन और ये इतनी मतलब इनके थिंक टैंक जो ऐसे हैं कि वो ऐसी उनकी सोच है कि वो नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जैसे कि चाइना ने श्रीलंका में पोर्ट एक्वायर किया हुआ है, पाकिस्तान में पोर्ट एक्वायर किया हुआ है, अफ्रीका में पोर्ट एक्वायर किया हुआ है। अफ्रीका के अंदर तो चाइना की मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट चाइना की, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप अप हो रहा है वो चाइना का है। चाइना हर उस कंट्री को हेल्प करने आता है, ये नहीं कि चाइना डेब्ट ट्रैप करता है, जैसे कि आप बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी सुनते हो और न्यूज़ में भी होता है। स्पेसिफिकली अमेरिकन टॉक शोज़ के ऊपर आप देखोगे कि चाइना को वो क्रिटिसाइज़ करते हैं कि चाइना डेट ट्रैप करता है। ऐसी बात नहीं है। चाइना हर उस बंदे की मदद करने के लिए आता है जो मुश्किल में है, क्या वो पाकिस्तान है, इंडिया है, हर कंट्री। कोविड में आप देखें चाइना ने हर किसी को सपोर्ट किया। इवन कि कई कंट्रीज़ ने चाइना को क्रिटिसाइज़ भी किया उल्टा, कि भाई तुमने ये फैलाया, सब ये किया है, फलां है, ये है, वो है, कोविड तुमने फैलाया। मानते हैं कोविड चाइना से ही आया, लेकिन उसका ओरिजिन जहाँ तक इनकी गवर्नमेंट के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है। अगर ठोस सबूत होते तो ये वो भी पेश करते, लेकिन इन्होंने एक रिपोर्ट शाया की थी जिसमें इन्होंने बताया था कि ये जो वायरस आया है ये कनाडा से बेसिकली चला है। वहाँ की लैब्स में इन्होंने अमेरिकन साइंटिस्ट ने और कैनेडियन साइंटिस्ट ने मिल के बनाया, और ये इन्होंने फिर चाइना में किसी तरीके से भेजा ताकि देखने के लिए क्या होता है। और इसी की वजह से चाइना की इकॉनमी बहुत डाउन है इन 2 सालों में। स्पेसिफिकली कोविड के बाद का टाइम से तो बिल्कुल ही हर बिज़नेस ठंडा है। इवन क्या मेरा अपना बैग्स का बिज़नेस वो भी ठंडा चल रहा है। तो बात सारी ये है कि खैर चाइना की रेवोल्यूशन पे बात करते हैं। खैर इन्होंने बहुत भूख देखी है, गरीबी देखी है। फिर इनके ऊपर जापानीज़ ने हमले किए, जापानीज़ ने इनके साथ बहुत ह्यूमिलिएशन की। एक तो जंग होती है नॉर्मली जिसमें आप 2 कंट्रीज़ लड़ते हो और जो जीतता है वो दूसरे को मतलब कर लेता है, उसकी लैंड ले लेता है, लोगों को जंगी कैदी बना लेते हैं। लेकिन जापानीज़ ने इनकी औरतों पे, आदमियों पे एक्सपेरिमेंट किए हैं। इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट होते हैं जिसकी वीडियोस आपको, जिस पे आप सर्च करें अगर आप गूगल पे, तो आपको मिल जाएंगे। वो एक एक्सट्रीम इनह्यूमन लेवल जो होता है ना, जैसे नाजी से उन्होंने जिस तरह उनके साथ किया है जूश के साथ, ठीक है, माना
आपकी एक-दूसरे के साथ नहीं बनती, हम जैसे राइवल कंट्रीज़ हैं इंडिया, पाकिस्तान, लेकिन एक जंग का भी एक कोड एंड कंडक्ट होता है कि आपने किस तरह लड़ना है और अगर जंगी कैदी आते हैं तो आपको कैसे रखना है। ख़ैर वो पुराना टाइम था, जापानीज़ ने इनके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की। इनकी बाकायदा वीडियोज़ हैं अभी भी जिसमें वो उन पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे कि इनकी औरतों को लिटा के, उनके हाथ-पाँव बाँध के, उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके साथ जो है अजीबो-गरीब तरह के एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ और उनके हाथ लिक्विड नाइट्रोजन में डाल के और उसको जो है वो टेस्ट करके उसको शैटर करके उसके हाथ को बिल्कुल पीसेस-पीस में करके देख रहे हैं कि इसको क्या होता है। और बहुत कुछ ऐसा कुछ किया है कि जो अनएक्सप्लेनेबल और अनइमेजिनेबल है। तो इन्होंने वो ह्यूमिलिएशन देखी है कि ये एक वीकेस्ट पॉइंट पे थे और इनके साथ इस जब जापानीज़ को ये हेट करते हैं बेसिकली इनसाइड। अब इनके अच्छे में भी ताल्लुकात हो गए, लेकिन ये अभी भी जापानीज़ को इनकी लोकल अवाम बहुत हेट करती है क्योंकि उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा किया है और मेरे ख़्याल से हेटेबल के काबिल भी हैं। ख़ैर उसके बाद इनके वो इंटरनेशनल इसके अंदर यूएन के अंदर केस भी चला था। जापानीज़ जो जर्नल थे और कर्नल्स थे उन पे केसेस भी हुए कि भाई उन्होंने ये क्यों किया और इस तरह उनको सज़ा भी मिली। लेकिन ख़ैर इन्होंने वो भी टाइम देखा है और इस तरह चाइनीज़ एक ऐसे सांचे में ढले हैं कि उन्होंने ये देखा है कि भाई दुनिया के अंदर वैसे भी इनका मज़हब से तो कोई लिंक है ही नहीं, ये मज़हब की तरफ तो है ही नहीं। इनके पास सारे दिन 24 घंटे में इनके पास सिर्फ़ एक ही चीज़ है, पैसा कमाना और ये उसी के पीछे भागते हैं और ये अपने आप को बनाते हैं। इनका लाइफ़स्टाइल भी ऐसा है कि वो